नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल की सीरीज में हम लोग विस्तृत क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस क्लास भी करते जा रहे हैं। प्रैक्टिस क्लास की आज की जो क्लास है 12वीं क्लास है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला सवाल है कि हिमालयन वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। हिमालयन वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है शिमला, भूटान, श्रीनगर, देहरादून। हिमालयन वन अनुसंधान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन रहकर कार्य करने वाली एक संस्था है जिसकी स्थापना 1977 में किया गया था और इसका मुख्यालय शिमला में बनाया गया था। तो सही आंसर होगा शिमला। अगला सवाल है कि भारतीय वानिकी संस्थान किस शहर में स्थित है? भारतीय वानिकी संस्थान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून, शिमला। इसका सही आंसर होगा देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून यहीं पर स्थित है भारतीय वानिकी संस्थान। अगला है कि भारत की जलवायु किस प्रकार वर्णित है? भारत की जलवायु किस प्रकार वर्णित है? ऑप्शन है मानसून, भूमध्य रेखीय, टुंड्रा और भूमध्य सागरीय। ठीक है ना? आइए समझते हैं। मानसून का तात्पर्य होता है कि मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन। मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन, इसे मानसून कहा जाता है। अर्थात यदि हम भारत को देखें तो भारत में शीत ऋतु में जो हवाएं चलती हैं ये मैदानी भागों से इस तरीके से प्रवाहित होती हैं और ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं और इस भारत से होकर के गुजरती हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी अर्थात उत्तर भारत के मैदान से भी ये हवाएं इस तरीके से प्रवाहित होती हैं, अर्थात उत्तर पूर्व से ये हवाएं प्रवाहित होती हैं। मानसून में मानसून का नाम हमेशा उस दिशा में रखा जाता है जिस दिशा से हवाएं चल रही हैं। अर्थात अगर ये चार दिशाएं हैं, इसे ये उत्तर है, पूर्व, यह है दक्षिण और यह है पश्चिम। तो यदि हवा जो है इस दिशा में चल रही है तो किस दिशा से चल रही है? उत्तर से पूर्व से चल रही है और जा किधर रही है? दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। तो इस मानसूनी हवाओं का नाम उत्तर पूर्वी होगा। उत्तर पूर्व अर्थात ये उत्तर पूर्व से चल रही हैं, तो इसलिए ये उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कहलाएंगे। तो भारत में शीत ऋतु में इधर से हवाएं चलती हैं, लेकिन जब भारत में ग्रीष्म ऋतु आता है तो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं जो होती हैं वो इस दिशा में प्रवाहित होती हैं। ठीक है ना? इसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है ना? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यह है दक्षिण, यह पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम इस दिशा में हवाएं प्रवाहित होती हैं, तो इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम। अर्थात मौसम परिवर्तन के साथ जब हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है उसे मानसून कहा जाता है। भूमध्य रेखीय से क्या तात्पर्य है? आइए समझते हैं। भूमध्य रेखीय से तात्पर्य है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, तो यहाँ हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, जैसे ऊपर पहुंचती हैं उनमें आर्द्रता आती है और वो वर्षा करती हैं। अर्थात यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होता रहता है इस क्षेत्र में और तापमान भी यहाँ पर अधिक रहता है। तो इस तरीके की जलवायु को भूमध्य रेखीय जलवायु कहा जाता है। टुंड्रा जलवायु को तात्पर्य है कि जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे सतह से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तापमान में कमी आती है। सतह से जब हम 4500 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान 0 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर हो जाएगा। इसे हिमरेखा कहा जाता है। तो यदि किसी पर्वत की ऊंचाई 4500 से अधिक है तो वहां पर जिस वनस्पतियों का विकास होगा उसे टुंड्रा वन या अल्पाइन वन कहा जाता है। हिमालय पर 4500 से 4800 की जो ऊंचाई है वहां पर जो वन पाए जाते हैं उसे टुंड्रा या अल्पाइन वन पर कहा जाता है। तो टुंड्रा और अल्पाइन जलवायु ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास तथा भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभमंडल में जो जलवायु पाया जाता है उसे भूमध्य रेखीय जलवायु कहा जाता है। तो भारत में जो जलवायु है हम देख रहे हैं कि मौसम परिवर्तन के साथ यहाँ पर हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन हो रहा है, तो इसीलिए भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार होगी? मानसूनी जलवायु होगी। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु होगी। हमने मानसून की विस्तृत क्लासें बहुत अच्छी तरीके से कराई हैं। 5 क्लासेस हमने मानसून की कराई हैं, आप उसे ज़रूर देख लें। अगला है मानसून के आगमन के दौरान
सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है तथा कई दिनों तक जारी रहती है, यह मानसून किस रूप में जाना जाता है? यह मानसून किस रूप में जाना जाता है? ठीक है ना। जब भारत में मानसून आता है तो पहले शुरुआती दौर में कम होगा, लेकिन बीच वाले समय में ये अचानक से बहुत तेज हो जाएगा, अचानक से इसे ये बहुत तेज हो जाएगा और फिर जब मानसून का निवर्तन होगा अर्थात जब मानसून लौटने लग जाएगा तो पुनः इसमें आर्द्रता कम हो जाती है और ये फिर से कम हो जाता है। अर्थात जो बीच का समय होता है उसमें मानसून जो है बहुत तेजी से वर्षा करता है, ठीक है ना। तो उसको कहा जाता है समापन, प्रहार, विस्फोट और शिखर, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा विस्फोट। अर्थात मानसून के आगमन के दौरान सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है तथा कई दिनों तक जारी रहती है, यह मानसून किस रूप में जाना जाता है? इसे विस्फोट कहा जाता है, इसे मानसून विस्फोट कहा जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल है कि भारत में कितनी प्रकार की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं? भारत में कितनी प्रकार की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं? आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे भारत में प्रमुखतः दो ऋतुएं, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। तो भारत में जो हवाएं हैं वो दो तरीके से प्रवाहित हो रही हैं। एक तो शीत ऋतु में जिसे कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, इसे कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, और एक ग्रीष्म ऋतु में जिसे कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो भारत में जो मानसूनी हवाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा कि भारत में कितने प्रकार की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं? सही आंसर होगा 2। अगला सवाल है कि भारत में शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली मानसूनी हवाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं और चक्रवात, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे इन हवाओं की बात हो रही है, ये किधर से चल रही हैं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं की बात हो रही है, शीत ऋतु में प्रवाहित होती हैं, इन्हें कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं। इनका सही आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं। अगला सवाल है कि उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं भारत के किस राज्य में वर्षा करती हैं? उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं पूर्वोत्तर भारत से में बनती हैं और उत्तर भारत के मैदान से भी बनती हैं, और ये इस तरीके से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। लेकिन जो मैदानी भागों में हवाएं यहाँ पर प्रवाहित होती हैं, इस बीच में कहीं समुद्र ना होने की वजह से इन हवाओं को आर्द्रता नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से संपूर्ण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा नहीं होता है। उत्तर पूर्वी मानसून की वो हवाएं जो पूर्वोत्तर भारत से बनती हैं और बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जो गुजरेंगे उसमें पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता हो जाता है। और जब ये तमिलनाडु पर यहाँ पर कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु के जब कोरोमंडल तट पर पहुँचती हैं तो यहाँ पर ये शीत ऋतु में वर्षा कर देती हैं। अर्थात उत्तर पूर्व मानसून से कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा कि उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं भारत के किस राज्य में वर्षा करती हैं? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा। सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है और यहीं पर ये शीत ऋतु में वर्षा करती हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किन मानसूनी हवाओं से होता है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किन मानसूनी हवाओं से होता है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, लौटता मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है ना। मैंने बताया कि ये उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं, शीत ऋतु में प्रवाहित होती हैं और इस क्षेत्र में चूंकि समुद्र नहीं है तो आर्द्रता इन हवाओं को नहीं प्राप्त हो पाता है, तो इस वजह से इस पूरे क्षेत्र में इससे वर्षा नहीं होती है। भारत में जो सबसे अधिक वर्षा हो रही है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से हो रहा है, इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं होती हैं भारत में, दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं होती हैं। एक वो जो अरब सागर के ऊपर से गुजर रही हैं, इन्हें कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, और एक वो हवाएं होती हैं जो इस तरीके से यहाँ से प्रवेश करती हैं, प्रवाहित होती हैं और भारत के इस क्षेत्र में अर्थात पूर्वोत्तर भारत में पहुँचती हैं। इसके अलावा राजमहल गारो गैप से ये हवाएं इधर की तरफ अर्थात उत्तर भारत के मैदान में
ये प्रवाहित होने लगती हैं और इस तरीके से इस क्षेत्र से, अर्थात इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, ये दोनों भारत में सबसे अधिक वर्षा करती हैं। ये सह्याद्री है, सह्याद्री के पश्चिम में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से बारिश होती है। इसके अलावा ये गुरु शिखर पर और यहाँ पे नर्मदा भ्रंश घाटी है, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में वर्षा करती है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून के जो बंगाल की खाड़ी शाखा है ये पूरे उत्तर भारत में, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में अर्थात ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है यहाँ पर वर्षा करती है। अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है। लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की इन दोनों शाखाओं से सबसे अधिक वर्षा होता है। तो सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। अगला सवाल है कि भारत में मानसून कब प्रवेश करता है? भारत में मानसून कब प्रवेश करता है? ऑप्शन है 5 मई, 1 जून, 21 जून और 22 मार्च। सही आंसर होगा 1 जून। 1 जून को ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं, ये केरल का जो तट है इसे मालाबार तट कहा जाता है। 1 जून को इसी मालाबार तट से टकराती हैं और इस मालाबार तट पर वर्षा करती हैं। ठीक है, तो सही आंसर होगा 1 जून। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती। ऑप्शन है उत्तर भारत का मैदान, शिवालिक, कोरोमंडल और मालाबार तट। ठीक है ना, तो मालाबार तट से तो ये 1 जून को टकरा ही रही है, तो यहाँ पर ये वर्षा कर रही है। इसके अलावा उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है ये उत्तर भारत के मैदान में बारिश कर रही है। कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण ये हवाएं ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, जिसकी वजह से इस शिवालिक क्षेत्र में भी वर्षा हो जाती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर भारत में वर्षा हो रही है, शिवालिक में भी हो रही है और मालाबार तट पर भी हो रहा है। कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु, ये सह्याद्री के पूर्व में है, अर्थात ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर होगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर इससे वर्षा नहीं होता है। अगला सवाल है कि मानसून पूर्व फुहार, मानसून पूर्व फुहार किसे कहते हैं? मानसून पूर्व फुहार जो है ये किसे कहते हैं? ऑप्शन है 1 जून को मालाबार तट पर होने वाली वर्षा। दूसरा है शीत ऋतु में उत्तर भारत के मैदान में होने वाली वर्षा। तीसरा है शीत ऋतु में कोरोमंडल तट पर होने वाली वर्षा। और चौथा है ITC के कारण दक्षिण भारत में होने वाली वर्षा। तो मानसून पूर्व फुहार, मानसून से पहले भारत में वर्षा होती है। मानसून भारत में 1 जून को प्रवेश कर रहा है और लगभग 22 जुलाई तक संपूर्ण भारत में मानसून फैल जाता है और संपूर्ण भारत में इससे वर्षा होती है। ठीक है ना, लेकिन हम बात कर रहे हैं मानसून के आने से पहले ही जो भारत में वर्षा हो रही है। तो मानसून के आने से पहले भारत में वर्षा किस प्रकार से हो रही है, आइए देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा, और दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के बीच में से होकर के जाता है। ठीक है, तो सूर्य की लंबवत किरणें 22 मार्च को इस विषुवत रेखा पर होती हैं, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश पर होती हैं। 22 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें ऊपर कर्क रेखा की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है ना, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो जिस अक्षांश पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, जिस अक्षांश पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं वहां हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठता है, जिसे ITC क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात वो क्षेत्र जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं उस क्षेत्र को ITC कहा जाता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना, तो वहां पर वर्षा होता है। अर्थात जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी तो ऊपर उठेंगी और ऊपर उसमें आर्द्रता प्राप्त होगा। जैसे जैसे सतह से ऊपर जाएंगे तापमान में कमी आएगी, आर्द्रता प्राप्त होगा और वहां पर वो वर्षा कर देगा। तो भारत में आप देखेंगे कि 22 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें ऊपर उठ रही हैं और जब वो यहाँ पहुंचती हैं अर्थात भारत के इस दक्षिणी छोर पर, तो समय होता है 5 मई का। 5 मई को सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिण भारत में
प्रवेश करती है। और चूंकि यहाँ पर जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं तो दोनों किनारे पर समुद्र है और समुद्र से आर्द्रता प्राप्त होता है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में वर्षा होता है। केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में यहाँ पर वर्षा होता है। ठीक है ना। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इस 5 मई को होने वाली जो वर्षा है इसे मानसून पूर्व फुहार कहते हैं। इसे मानसून पूर्व फुहार कहा जाता है। इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। इसे फूलों वाली वर्षा भी कहा जाता है। चूंकि केरल में ये आम के फल के लिए, मई में जो आम का फल होता है उसके लिए बहुत लाभदायक होता है, फूलों के लिए बहुत लाभदायक होता है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा या फूलों वाली वर्षा या मानसून पूर्व फुहार कहा जाता है। ठीक है ना। तो सही आंसर होगा कि ITCZ के कारण दक्षिण भारत में होने वाली जो वर्षा है इसे मानसून पूर्व फुहार कहते हैं। अगला सवाल है कि ITCZ जब मई में दक्षिण भारत में होता है तो भारत के किस क्षेत्र में निम्न वायुदाब का निर्माण होता है? भारत के किस क्षेत्र में निम्न वायुदाब का निर्माण होता है? आइए देखते हैं। ITCZ जब किधर होता है? दक्षिण भारत में। अर्थात ITCZ जब यहाँ पर होगा, पहले वाले क्वेश्चन में ITCZ समझाया था, तो ITCZ जब यहाँ होता है तो ये चूंकि ये पठारी क्षेत्र है और ये मैदान है, लेकिन ये क्षेत्र जो अरावली का जो पश्चिमी हिस्सा है ये रेगिस्तान है। और रेत की विशेषता होती है कि वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है ना। पानी की विशेषता होती है कि वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जैसे जैसे ITCZ ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है ना, वैसे वैसे ये जो क्षेत्र है भारत का ये गर्म होने लगता है, अपेक्षाकृत दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मैदान के। ये क्षेत्र अधिक गर्म होने लगता है और जब ये क्षेत्र गर्म होगा तो इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब बनेगा, अर्थात लो प्रेशर यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। और इसे कौन सा भारत कहेंगे? इसे पश्चिम उत्तर भारत, इसे कहा जाएगा पश्चिम। यह है पश्चिम और यह उत्तर, तो इसे पश्चिम उत्तर भारत कहा जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होगा कि ITCZ जब मई में दक्षिण भारत में होता है तो भारत के किस क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है? सही आंसर होगा पश्चिम उत्तर भारत। अगला सवाल है कि ITCZ जब कर्क रेखा पर होता है तो पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? ऐसे समझते हैं। ITCZ कहाँ पर होगा? ITCZ ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है और ITCZ इसी कर्क रेखा पर, अर्थात 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर होती हैं? कर्क रेखा पर होती हैं। और यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। लेकिन यहाँ पर समुद्र का जो किनारा है वो काफ़ी दूर होने की वजह से इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से गर्म हवाएं ही यहाँ पर चलना प्रारंभ करती हैं, जिसे लू कहा जाता है, जिसे लू कहा जाता है। ठीक है ना। लेकिन ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में चूंकि ITCZ जो कर्क रेखा है ये यहाँ से भी होकर के जा रहा है, तो यहाँ पर भी हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। लेकिन यहाँ बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी से ये आर्द्रता प्राप्त कर लेती है। हवाएं जैसी इसके अंदर प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर मालवा का, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, ये भी पर्वतीय क्षेत्र, ऊपर हिमालय है, तो हवाएं यहाँ पर घूमने लग जाती हैं। हवाएं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में घूमने लग जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही चक्रवाती टाइप में या फिर मूसलाधार यहाँ पर वर्षा होता है। तेज हवाएं चलती हैं, आंधी, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और मूसलाधार यहाँ पर वर्षा होता है, जिससे पश्चिम बंगाल को बहुत नुकसान होता है। पश्चिम बंगाल को बहुत नुकसान होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आम्र वर्षा, काल बैसाखी, साठा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा काल बैसाखी, इसे कहते हैं काल बैसाखी। ठीक है ना। अगला सवाल है कि भारत के प्रमुख शहर कोलकाता में कितनी वर्षा दर्ज की जाती है? ऑप्शन है 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर। मैंने बताया था कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, ये जब उत्तर भारत में इस राजमहल गारो गैप से इधर प्रवेश करती है तो इसमें आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। जब ये इधर की तरफ प्रवेश करती है, हुगली के मुहाने से ये मुड़ती है, उत्तर भारत में प्रवेश करती है और यहीं हुगली के मुहाने पर ही स्थित है कोलकाता। तो इस वजह से इससे काफ़ी आर्द्रता होती है, तो यहाँ पर ठीक ठाक वर्षा कर देती है। ठीक है ना। जैसे जैसे ये उत्तर भारत में पश्चिम की ओर जाती है उसमें आर्द्रता कम होती चली जाती है और यही कारण है कि कलकत्ता के बाद बाकी जो इसके शहर हैं, जैसे कि दिल्ली सबसे लास्ट में, दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मात्र 56 सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है।
ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में औसतन अगर हम देखें तो 75 से 80 सेंटीमीटर वर्षा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो यहाँ पर जो है लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा जो है यहाँ पर हो जाता है। तो सही आंसर होगा 150 सेंटीमीटर। अगला सवाल है कि भारत में मानसून का निर्वर्तन कब से प्रारंभ होता है? मानसून का निर्वर्तन, मानसून के निर्वर्तन का मतलब होता है लौटता हुआ मानसून। जब ये हवाएं अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा जब ये उत्तर भारत के मैदान में वर्षा करते हुए अरावली पर पहुंचती हैं, तो इसमें आर्द्रता पूरी तरीके से समाप्त हो चुका होता है। इसकी वजह से यहाँ पर ये वर्षा कर ही नहीं पाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हवाएं वापस लौटती हैं, इसी को मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है, इसी को मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। ये 1 सितंबर से भारत में प्रारंभ होता है, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा 1 सितंबर। अगला सवाल है कि भारत में शरद ऋतु किस महीने में होता है? जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, मार्च अप्रैल, ठीक है ना। शरद ऋतु जो है ये गर्मी, जब ग्रीष्म ऋतु समाप्त होता है और शीत ऋतु आने वाला होता है, तो उस बीच का जो समय होता है उसे शरद कहा जाता है। तो वो समय होता है भारत में सितंबर अक्टूबर के महीने को शरद ऋतु कहा जाता है। अगला सवाल है कि मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है ना, मैंने शुरू में ही बताया था। ऑप्शन है जलवायु, मानसून, वर्षा और चक्रवात। इसका सही आंसर होगा मानसून। जब मौसम परिवर्तित होता है तो हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाता है। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। पूछा गया है कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मौसम, इसका अर्थ होता है मौसम, ठीक है। ये रहा मौसम अर्थात मानसून, जलवायु से बनने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अब तक आपकी परीक्षाओं में आ चुके हैं। हमने उन्हीं सभी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया है, ठीक है। आप इसे अगर ठीक तरीके से देख लेते हैं, इसके पहले भी जो क्लास हुई है वो भी जलवायु से ही रिलेटेड था, तो इसके पहले वाली क्लास और ये वाली क्लास ये दोनों जलवायु से रिलेटेड है। अर्थात जलवायु से बनने वाले जो भी सवाल आपकी परीक्षाओं में अब तक आए हैं वो हमने सभी इसमें सम्मिलित कर दिया है। इनके पुनः आने की, इन्हें दोबारा आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास में अब इसे यहीं पर थोड़ा सा रोक दिया जाएगा। अब भारत के भूगोल में जो हम विस्तृत क्लास ले रहे थे उसमें जहाँ से रुका हुआ है, अर्थात उसमें हम लोग फसलें कर रहे हैं, तो जहाँ पर वो रुका हुआ है उससे आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर से दोबारा हम लोग प्रैक्टिस क्लास करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।